नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस का जो सेमीफाइनल है उसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ये कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की वो सीट जीत ली है मेयर की, जिस पर यह दावा किया जा रहा था इंडिया अलायंस की तरफ से कि देखिए ये पहला चुनाव होगा इंडिया अलायंस का और हम इसमें भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यह दावा और किसी ने नहीं, एक दूसरे के अपने आप को कट्टर दुश्मन कहने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था और एक रणनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकें। लेकिन यह सब धराशायी हो गया और अब जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बन गया है तो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और कांग्रेसी मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि साहब बेईमानी हुई है, चुनाव ठीक से नहीं हुआ, चुनाव अधिकारी बीजेपी का था और ये तो हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे क्योंकि बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। अब आप सोचें, जब ये इंडिया अलायंस वाले इसको सेमीफाइनल बता रहे हैं तो बस आज देश को जान लेना चाहिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव उसका फाइनल होना क्या है। रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह का रहने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की ही तीसरी बार सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये पूरा विपक्ष इसी तरह जैसे अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के रिजल्ट को दे लेते हुए राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और कांग्रेसी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में बेईमानी, चुनाव अधिकारी खराब और अब तो कोर्ट जाएंगे, आप देखना इसी तरह की बयानबाजी हो रही होगी जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे होंगे। ये लोग तब भी ऐसे ही चिल्लाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो इन्होंने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया है। इनकी जो टीम बी, टीम सी, टीम डी, ये जो विपक्षी है ना इंडिया अलायंस, इन्होंने 3-4 टीम बनाई है। कुछ वकीलों को मैदान में उतारा है, कुछ जो है मीडिया वाले मैदान में उतरे हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया में लोगों की बाइट ले रहे हैं और उनसे कहलवा रहे हैं कि ये कहा जाए कि ईवीएम तो हैक हो जाती है, चुनाव बैलेट से होना चाहिए। इनसे ये पूछ रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं और पूर्व चुनाव आयुक्त ने बल्कि ये सवाल पूछा है कि भैया आप जो ईवीएम को हैक करने की बात कहकर ये कह रहे हो कि बैलेट से चुनाव करवाया जाए क्योंकि मोदी जी बेईमानी से जीत रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है वहां ये ईवीएम कैसे ठीक होती है। 5 राज्यों का अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार बन गई वहां तो हम ठीक है जी, ये ईवीएम भी अच्छी है, उस सत्ता को छोड़ दो ना। क्यों मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने? कहते साहब ईवीएम में गड़बड़ी है, ये तो बीजेपी जीती है, यहां तो तेलंगाना में हम तो नहीं लेते शपथ। क्यों हिमाचल में पिछले दिनों सुक्खू को शपथ दिलवाई? कहते साहब ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट से चुनाव कराओ, हम तो नहीं मानते सुक्खू को मुख्यमंत्री। तो जहां आप जीत जाएं वहां ईवीएम ठीक, वहां चुनाव अधिकारी ठीक, वहां चुनाव आयोग ठीक, और जहां हार जाएं तो लेकर चुनाव आयुक्त से लेकर और नीचे तक सब खराब। केवल 2 ही आदमी या यूं कहें ये विपक्षी पार्टियां ही ठीक। एक तो सबसे सच्चे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं और वो पढ़े लिखे हैं और वो तो जानते हैं फ्री की बिजली कैसे दी जाती है, फ्री का पानी कैसे दिया जाता है। बाकायदा आम सभा में कह रहे हैं मैं हूं पढ़ा लिखा, मैं जानता हूं देश में लोगों को फ्री बिजली पानी कैसे दिया जाता है, बाकी तो जानते ही नहीं। वो जो पढ़े लिखे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, उनके शासनकाल में मनमोहन सिंह के जो अर्थव्यवस्था थी देश की वो कैसी थी और आज मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था कहां है, ये बताएगा कोई? इनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए इन्होंने एक दुष्प्रचार अभी से शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लो कि साहब 2024 के बाद तो फिर इस देश का कोई चुनाव होना ही नहीं है। ले जी, इसके बाद ये अभी से घोषणा कर रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहे हैं? 47 के पहले वाला के सीन आ जाएगा। अच्छा, 47 के पहले क्या था? इस देश में अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में उन्हीं के नियम कायदे कानून थे। तो भाई आप कह रहे हो 47 के पहले वाला शासन हो जाएगा, उस समय कोर्ट कचहरी सब कुछ था लेकिन देश गुलाम था।
क्या 2024 के बाद यह देश फिर से गुलाम बन जाएगा? आप कह रहे हो जी तानाशाही आ जाएगी, तो तानाशाही आ जाएगी। कांग्रेस का जो कार्यकाल 65 साल रहा है, राज किया है, क्या उस समय तानाशाही थी कि बस कांग्रेस जो चाहती थी वही चलता था? कोई देश में न्यायपालिका काम नहीं करती थी स्वतंत्र रूप से? क्या कहना चाहते हो? असली बात यह है कि देश का जो मूड इन कांग्रेसियों को और इंडिया अलायंस को दिखाई दे रहा है, जब से राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान हुए हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो देश का माहौल बना है, उस माहौल में इनको दिखाई दे गया कि ये जो अभी तक हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजी करते आए, जो मंदिर के विरोध में इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी की, अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेसी, ये हमेशा राम मंदिर का विरोध करते रहे। और इनको लग रहा है कि अब राम के बाद तो श्याम का नंबर आ रहा है। अभी तो काशी जो कॉरिडोर से विस्तार के लिए जिस श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मंदिर की जरूरत है, उसका भी फैसला होने जा रहा है। तो इनको कल्पना में, सपने में आ रहे होंगे कि देखिए अगर श्रृंगार गौरी जो मंदिर है ज्ञानवापी, वो भी फैसला अगर कोर्ट से आ गया अभी महीने के अंदर, वहां भी एक भव्य मंदिर हो जाएगा। तीसरा, अगर मथुरा का फैसला आ गया, वहां भी कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बन जाएगा। तो जब एक अयोध्या के मंदिर से पूरा देश राम में हो गया और ये तीन मंदिर जब विशाल रूप में खड़े होंगे, तो इस देश का माहौल क्या होगा, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। यह इतिहास बताया जाएगा देश को, और देश का युवा इतिहास को जानेगा कि आखिरकार कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद क्यों खड़ी रही। प्रमाण है, दिख रहा है। उसके बाद भी हिंदुओं का देश, जिस देश की आजादी के 1947 में उस समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ हो, उसी देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं और वहां वो अपने इष्ट देव के मंदिर के लिए मात्र 3 मंदिरों की लड़ाई में उसको प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और एक ताज्जुब की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं होने दे रहा। यह है इन कांग्रेसियों का तानाशाही रवैया जो 65 साल इन्होंने रखा है। जिस तरह से जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको कैप्चर करके रखा है, उसका असर आज भी दिखाई देता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अगर एक पक्ष है जो ये कहता है कि भाई जो मथुरा है उसका भी सर्वे कराया जाए, वहां जो कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद बराबर में खड़ी है उसका सर्वे हो, जांच हो और पता लग जाएगा, जैसे अयोध्या का पता लग गया कि वो तो एक पुरातन एक स्ट्रक्चर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। श्रृंगार गौरी का जैसे एएसआई की रिपोर्ट आ गई, ऐसे वहां की भी आए। आपको ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच पे रोक लगा दी, क्योंकि इस देश के मुसलमान नहीं चाहते कि उसकी जांच हो। भाई किसी के चाहने और ना चाहने से चीजें होंगी, तब फिर मुसलमानों के चाहने से ही क्यों होगी? हिंदुओं की चाहत का या जो भावनाओं का, चाहत का, वो ख्याल क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट रख रहा है? इस देश के जो बहुसंख्यक हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, उनके पास प्रमाण है, और हमारे ग्रंथों का कहना है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और कृष्ण जन्मभूमि में जहां मंदिर है, जो आज आधा भाग मस्जिद को दिया हुआ है, सबकी आस्था है, सब उसमें अभी दर्शन भी करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बजाय उस मामले में यह फैसला करता कि डे बाय डे हियरिंग हो और तत्काल उसका फैसला करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ख्याल है। लेकिन नहीं, अब ये सब जो हो रहा है, इस सब को देखते हुए ये विपक्ष पूरा बौखला गया। इनको समझ में आ रहा है कि ये तीनों फैसले अगर हो जाते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये अगले 50 साल इस देश से कहीं नहीं जानी। और इस सबको ही अनुमान लगाते हुए इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि यदि मोदी जी 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो फिर ये चुनाव नहीं होंगे। ये क्या कहें, क्योंकि इनको लग रहा है कि मोदी अगर 24 में प्रधानमंत्री नहीं बने, इसका मतलब समझ लो आप देशवासियों, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मोदी 24 में वापसी ना कर जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं। ये तो ऐसे लोगों को साथ लेकर चलते हैं जो कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बना लो, हमारी सरकार आएगी तब हम इसको उड़ा देंगे। यानी वो जो लोग हैं इस विचारधारा के, जो राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम जी के मंदिर को उड़ाने की विचारधारा रखते हैं,
वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आई तो हम वो करेंगे। तो उनकी सरकार कौन सी है? ओबियसली 14 के पहले जो सरकार थी, 14 के बाद तो मोदी जी आ गए, अब ये उस सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि वो जो मोदी अगर आ गया तो ये सब नहीं होगा, फिर तो अगले 50 साल तक विपक्ष का कोई बंदा, क्योंकि सब अधिकांश तो जेल में होंगे घोटाले में, और अगर मोदी नहीं आता है तो ना तो ये अयोध्या के मंदिर को पूरा होने देंगे, ना ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को मंदिर को फैसले को होने देंगे, ना फिर ये मथुरा के फैसले को होने देंगे, और ये जगह जगह दंगा फसाद कराएंगे। और हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो बजरंग दल है, ये सब पर बैन लगाकर उनको जेल में डाल देंगे। क्योंकि हमने देखा है कर्नाटक में क्या हो रहा है, हमने देखा है कि किस तरह से ऐसे पत्रकार जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको एनएसए लगाकर जेल में डाल देंगे। और ये पूरी तबाही कांग्रेस मचाने के मूड में है। अगर 24 में कांग्रेस आती है या इंडिया अलायंस जीत कर आता है तो फैसला जनता ने चंडीगढ़ से दिखा दिया है। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें हालांकि आपको बता दूं, ये भी आप जान लें कि चंडीगढ़ में 35 निगम पार्षद जो जीत कर आते हैं, वो उसमें 35 में से 16 भारतीय जनता पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7। ताज्जुब देखिए कि जो कांग्रेस और आप एक दूसरे को गाली देते हैं, पंजाब में वो इस चुनाव में एक साथ खड़े हो गए, दोनों की वोट मिलाकर 20 हो जाती है, लेकिन यहां एक सांसद भी जो होता है वो भी वोट डालता है, वो तो बीजेपी के है। अब इसलिए एक अकाली दल का है यहां पे पार्षद, तो कुल मिलाकर यहां हुआ ये कि 16 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, और इसमें जैसा मैंने कहा 13 और 7 मिलाकर 20 होता है। 20 वोट वो इंडिया अलायंस को मिले, लेकिन 8 वोट उसमें इनवैलिड हो गए, और इसलिए इंडिया अलायंस का जो वोट है वो केवल 12 रह गया, 16 बीजेपी का हो गया, और 16 में इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। चुनाव अधिकारी एक कॉमन व्यक्ति होता है, उसने ये फैसला सुनाया है, लेकिन इंडिया अलायंस जिस तरह से बौखलाया है, इसको देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन्होंने जो अभी तक सेमीफाइनल कह के चिल्लाया था, उस सेमीफाइनल में इंडिया अलायंस बुरी तरह से हार हो गई है उसकी, और इसीलिए सब बौखलाहट में है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।